नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश, आई एम अ लॉयर एंड एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट स्टेप्स इन क्रिमिनल ट्रायल। इनफैक्ट क्राइम से लेके कन्विक्शन तक जो पूरी जर्नी होती है, उस जर्नी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ठीक है। कई बार हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि फिल्म का कोई मुख्य किरदार या फिर एक्टर हीरो या किसी क्रिमिनल को या अक्यूज को उठाता है, कॉलर से पकड़ पकड़ के डायरेक्टली जेल में बंद कर देता है और उसके बाद उसको सजा हो जाती है। वहां पे वो फिल्म खत्म होती है। बट रियलिटी में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्राइम होने से लेके क्राइम की घटना होने से लेके कन्विक्शन तक बहुत सारी अलग अलग स्टेप्स होती है। उस स्टेप्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखना। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको नंबर्स को फॉलो करना है। ये नंबर मैंने आपके सुविधा के लिए दिए हैं, ताकि अगर इस डायग्राम में विजुअली कहीं पे अगर आप कंफ्यूज होते हो तो व्हाट यू हैव टू फॉलो इज दी नंबर्स। ठीक है। सबसे पहले कोई ना कोई क्राइम का इवेंट होता है। कोई ना कोई क्राइम का इवेंट होता है। अब क्राइम्स मल्टीपल टाइप्स के हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी समथिंग कॉल्ड एज नॉन कॉग्निजेबल क्राइम। ओके, इसको एनसी कहते हैं। तो समाज के ऊपर उसका बहुत बड़ा, बहुत लंबा परिणाम नहीं है। ऐसे प्रकार के नॉन सीरियस या सेमी सीरियस किस्म के जो अपराध है, वो नॉन कॉग्निजेबल कहलाए जाते हैं। बट वो भी आपराधिक मामले हैं और वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। दूसरे प्रकार के क्राइम होते हैं, वो रहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिसकी दखल लेना जरूरी है। मतलब वो बहुत ही सीरियस किस्म के ऑफेंसेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, ये सब मामले कॉग्निजेबल है। हवेवर असॉल्ट, बैटरी, रोड के ऊपर होने वाली हाथापाई, ये भी आपराधिक मामले हैं, बट वो नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है। इन एनी केस अगर क्राइम होता है तो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये देखती है कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर वो कॉग्निजेबल क्राइम होगा तो फिर वहां पे FIR होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल क्राइम है तो वहां पे NC होगी। ठीक है। तो NC भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, FIR भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो क्राइम हो गया, आगे बढ़ता है। अब उस क्राइम का रिपोर्टिंग होना जरूरी है। ठीक है। रिपोर्टिंग दो तरीके से हो सकता है। एक रिपोर्टिंग जो पुलिस उसका संज्ञान खुद लेगी। मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, हिट एंड रन की केस है, और किसी ने उसको रिपोर्ट नहीं किया, बट पेट्रोलिंग पे चलने वाला कोई हवलदार है, उसने उसको देख लिया, उसने खुद ही उसका संज्ञान लिया, मतलब उसको समझ लिया और उसको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दिया। ठीक है। दूसरा होता है कि क्राइम को किसी दूसरे ने रिपोर्ट किया। जैसे उदाहरण के तौर में, आप जिस घर में रहते हो, उसके बगल में नेबर में कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है, चीखने की, चिल्लाने की। तो आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ क्राइम हो रहा है या हो सकता है। आपने पुलिस को बुलवाया, तो ऐसे टाइम पे आपने रिपोर्टिंग किया। ठीक है। नाउ रिपोर्टिंग होने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है, वो एक्शन मोड में आती है। नाउ प्लीज रिमेंबर कि मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया है। मैंने पुलिस कहा? नहीं, मैंने बोला इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। क्योंकि जैसे मामला अलग रहेगा, उसी तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी अलग अलग हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई ऐसा मामला है जो ड्रग्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो वहां पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगर कोई ऐसा मामला है जो भारतीय न्याय संहिता से जुड़ा हुआ है, BNS से, तो वहां पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है पुलिस प्रशासन। अगर कोई ऐसा मामला है जो कि स्मगलिंग से रिलेटेड है, तो वहां पे एजेंसी बन जाती है कस्टम्स डिपार्टमेंट। सो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एजेंसीज है। सिमिलरली टेररिज्म रिलेटेड अगर कोई मामला है, तो 2008 में भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ओके। तो जहां कहीं पे भी क्राइम रिपोर्ट हुआ है, जो उसका नेचर है, उस हिसाब से उस क्राइम को वर्ग किया जाएगा, मतलब क्लासिफाई करके उस बॉडी को दिया जाएगा, क्योंकि वो बॉडी उस विषय में स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है। तीसरे नंबर का जो स्टेप है वो होता है कि भाई यहाँ पे FIR रजिस्टर होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। अब ये FIR क्या है? तो बेसिकली FIR एक लीगल डॉक्यूमेंट है। मतलब उसमें तमाम वो चीजें दी रहती है जो रिपोर्टिंग एजेंसीज ने या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने पहले दफा उसको पाया गया है। उदाहरण के तौर पे, लेट अस अज्यूम कि हिट एंड रन का कोई मामला है, तो वहां पे FIR में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले इसमें डेट रहेगी कि कौन से महीने के कौन से तारीख को कितने बजे ये अपराध हुआ।
दूसरा, जो व्यक्ति विक्टिम है वो जमीन पे पड़ा था, खून से लथपथ था और उसके उसके जेब में आधार कार्ड मिला। और तीसरा कि वहां पे जो चश्मदीद गवाह है, जो विटनेसेस है, उन्होंने देखा कि एक व्हाइट कलर की होंडा सिटी गाड़ी वहां से भाग के चली गई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं कह रहा हूँ ये एफआईआर में रहेगी। ठीक है। अब बेसिकली एफआईआर में पूरी जो डिस्क्रिप्शन होती है इवेंट की वो डिटेल में दी जाती है और एज फार एज पॉसिबल एफआईआर एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि जितनी एक्यूरेट एफआईआर रहेगी उतनी बढ़िया चार्जशीट बनेगी। जितनी बढ़िया चार्जशीट बनेगी उतना कन्विक्शन का रेशो ज्यादा रहेगा। अगर एफआईआर दर्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, समय लग गया, या फिर उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, फैक्चुअल एरर्स है, या ऐसी चीजें लिखी हुई है जो प्रूव नहीं की जा सकती, उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर वो एफआईआर जो है वो वीक होती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि बहुत सारी केसेस में जो गुनेगार होता है उसका कन्विक्शन कोर्ट में नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि पुलिस से या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कुछ गलतियां हुई है एफआईआर को रजिस्टर करने में। ठीक है। तो एफआईआर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारत में कानून है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पुराने जमाने में इसको कहते थे सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें एफआईआर के बारे में तमाम रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। आगे बढ़ता है। नाउ एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई तो उसके बाद जो शुरू होगा उसको हम लोग कहेंगे इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अगर आरोपी ये पुलिस की हिरासत में है तो उसके साथ जो पूछताछ होती है उसको कहते हैं इंट्रोगेशन। अगर आरोपी हिरासत में नहीं है लेकिन कुछ विटनेसेस वहां पे गवाह है जो कि बताते हैं कि एग्जैक्टली चेन ऑफ इवेंट्स क्या हुई थी और क्या क्या चीजें घटी है, तो विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है उसको कहते हैं टेस्टिमनी। ठीक है। बहुत बार क्राइम सीन पे एविडेंसेस भी रहते हैं। एविडेंसेस कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे सीसीटीवी फुटेज एक एविडेंस है। किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलना किसी के वेपन पे, वो भी एविडेंस है। किसी के डीएनए मैच होना, ठीक है, तो वो भी एविडेंस है। तो ये जो चीजें हैं उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करेंगी, मतलब पुलिस, सीबीआई, कस्टम्स, ईडी वगैरह वगैरह वगैरह। और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो लोग चार्जशीट दर्ज करते हैं। नाउ चार्जशीट, अब इसमें देखिए जो अक्यूज्ड होता है तो उसको तब अरेस्ट की जाती है जब कोई प्राइमा फेशी उसके खिलाफ एविडेंस हो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चार लोगों ने किसी के ऊपर उंगली उंगली दिखा दी और बोला कि ये अपराधी है तो चलो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली उसके खिलाफ कुछ प्राइमा फेशी एविडेंसेस होने चाहिए। जैसे हिट एंड रन केस का मामला है, वहां पे एक आदमी उसको मतलब उसको गाड़ी से टक्कर हुई है, वो गिर गया है और दूसरा आदमी जो है वो स्टीयरिंग व्हील पे पाया गया, तो ये एक प्राइमा फेशी एविडेंस है। या फिर कोई व्यक्ति है जिसकी बैग में कोकेन का 10 ग्राम का पैकेट मिला, तो ये प्राइमा फेशी एविडेंस है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बैग में 10 ग्राम का कोकेन का पैकेट किसी दूसरे आदमी ने डाला है, ऐसा भी हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट प्राइमा फेशी एविडेंस ये है कि तुम्हारी बैग में वो कोकेन मिला है, ड्रग्स मिले हैं। ठीक है। तो प्राइमा फेशी एविडेंस काफी होता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। चलिए उसको अरेस्ट हो गई। अब भैया अरेस्ट होने के बाद क्या पुलिस उसको डायरेक्टली जेल में डालेगी? क्या उसके साथ डायरेक्टली इंट्रोगेशन स्टार्ट करेगी? जवाब है नहीं। पुलिस को इसको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना पड़ता है। अब मैजिस्ट्रेट कौन होता है? बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जिसने वकालत पढ़ी है, मतलब लॉ किया है, और उसने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने के लिए अलग से एक एग्जाम क्लियर किया है और फिर वो व्यक्ति मैजिस्ट्रेट बना है। दैट लेडी और अ जेंटलमैन वुड बी कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना पड़ता है, बिकॉज मैजिस्ट्रेट ये व्यक्ति एक जुडिशियल व्यक्ति है, एक जुडिशियल सिविलियन व्यक्ति है, और पुलिस जो है वो आर्म्ड रहती है। तो ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पुलिस किसी इनोसेंट व्यक्ति को उठा के पकड़ के लाए और बोले कि इसी ने क्राइम किया है। ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि उस व्यक्ति को कस्टडी में रखना है या नहीं रखना है, एंड ही और शी विल अप्लाई दी जुडिशियल माइंड। ठीक है। तो पुलिस उसको अनलिमिटेड टाइम तक कस्टडी में नहीं रख सकती, मैक्सिमम 24 घंटे वो रख सकती है। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना मैंडेटरी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो अपराधी है वो क्राइम सीन से बहुत दूर भाग के गया है। क्राइम हुआ मुंबई में, अपराधी जो है वो कहीं दूसरे राज्य में भाग के गया।
अब वहां से मजिस्ट्रेट, मुंबई का जो मजिस्ट्रेट है, वहां तक लाने में जो टाइम लगेगा, जैसे लेट अस अज्यूम की ट्रेन से 12 घंटे लगे, तो वो उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। मतलब बेसिकली जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मजिस्ट्रेट होता है, ही और शी विल डिसाइड कि उस व्यक्ति को कस्टडी में रखना है या रिलीज कर देना है। अगर वो इस चीज से कन्विंस होता है कि पुलिस की केस फर्जी है, झूठी है और उसमें कोई दम नहीं है, तो उसको वो रिलीज करेगा। ओके। कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में पॉलिटिकल दबाव होता है, कुछ केसेस में सिनारियो ऐसा होता है कि जो परपिट्रेटर है उनको पकड़ने के लिए मीडिया का या जनता का बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो ऐसा हो सकता है कि पुलिस किसी को भी उठाए, उसको कोर्ट के सामने खड़ा करे और बोले इसी ने मर्डर किया है, इसी ने रेप किया है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट अपने जुडिशियल माइंड से कन्विंस होता है कि नहीं भाई, इसमें कोई दावे में कोई सच नहीं है, प्राइमा फेशी एविडेंसेस भी नहीं है, तो वो उस व्यक्ति को रिलीज कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट इस चीज से कन्विंस हो जाए कि दावे में थोड़ा बहुत सच हो सकता है, प्राइमा फेशी एविडेंस भी इसके खिलाफ जा रहा है, तो फिर वो उसको कस्टडी में भेजेगा। अब जनरली देखिए कि कस्टडी जो है वो दो प्रकार की रहती है। एक रहता है पुलिस कस्टडी, दूसरा रहता है जुडिशियल कस्टडी। ठीक है। इसको हम लोग ये भी कहते हैं पुलिस रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड। ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, पुलिस कस्टडी ये जनरली 7 दिन, 14 दिन इस तरीके से दी जाती है। और पुलिस कस्टडी में उस व्यक्ति की एक्चुअल कस्टडी, मतलब उसकी जो बॉडी है वो पुलिस के अंडर रहती है। मतलब पुलिस उससे इंट्रोगेशन कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा मारपीट कर सकती है, कानूनन तौर पे करना अलाउड नहीं है, बट ज्यादातर केसेस में अगर कोई संगीन अपराध है तो उसमें मारपीट भी होती है। मतलब जो थर्ड डिग्री है या अलग अलग बल प्रयोग जो होता है किसी व्यक्ति के ऊपर उसके गुना गुना कबुलवाने का, वो पुलिस कस्टडी में हो सकता है। तो पुलिस की कस्टडी ये जिस व्यक्ति को अरेस्ट हुआ है उस व्यक्ति के नजर से देखते देखते हुए वो थोड़ी सी खतरनाक है। ओके। तो पुलिस कस्टडी 7 दिन या 14 दिन होती है। कुछ कुछ केसेस में पुलिस कस्टडी एक्सटेंड की जाती है, अगर टेररिज्म के वगैरह मामले हैं तो, बहुत सीरियस मामले हैं तो। लेकिन ये हो गया पुलिस कस्टडी। अब दूसरा है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या? कि वो जो व्यक्ति है वो किसी जेल में या फिर किसी पर्टिकुलरली प्रिजन टाइप सिचुएशन में उसको रखा गया है और पुलिस उसको कोई पूछताछ नहीं कर सकती। पुलिस के पास उसकी कस्टडी नहीं है। उसकी जो कस्टडी है वो जज के पास है। ऑब्वियसली जेलर के मार्फत या प्रिजन के जो ऑफिशियल होते हैं उनके मार्फत ही उसको रखा जाता है, बट पुलिस वहां पे पूछताछ के लिए नहीं आ सकती। ठीक है। तो इन दोनों में फर्क है, पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। प्लीज रिमेंबर, अभी तक उस व्यक्ति को कोई पनिशमेंट डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि केस का नतीजा अभी तक निकला नहीं है। ठीक है। फिर भैया ट्रायल स्टार्ट होता है, उसके ऊपर तमाम जो मुकदमे हैं वो चलते हैं, चार्जशीट बनती है। चार्जशीट में ये दिया जाता है कि क्या क्राइम हुआ है, सेक्शन क्या है, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। चार्जशीट कौन फाइल करेगा? पुलिस ही करेगी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करेगी। जनरली चार्जशीट जो है जल्द से जल्द बनाना एक्सपेक्टेड होता है। अब उसके लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स दिए गए हैं, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो वो चार्जशीट फाइल हो गई, ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब ट्रायल जब भी स्टार्ट होगा उसमें अलग अलग प्रोसीडिंग्स रहेंगे या अलग अलग तारीख रहेगी। ठीक है। अब लेट अस अज्यूम कि वन फाइन डे वो कंक्लूजन तक आ गया, ट्रायल का कंक्लूजन हो गया। ठीक है। मतलब जज इस नतीजे पे पहुंच गया कि भाई दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक है कि वो निर्दोष है, नॉट गिल्टी। दूसरा है कि वो दोषी है, गिल्टी। निर्दोष को हम लोग कहेंगे एक्विटल और गिल्टी को हम लोग कहेंगे कन्विक्टेड। ठीक है। नाउ कई बार ऐसा होता है कि जो हाई एंड प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें पहले दिन, मतलब जजमेंट के पहले दिन, कोर्ट खाली ये बताएगा कि गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है, और कुछ दिन का समय लेके फिर बाद में बताया जाता है कि उनको पनिशमेंट कितनी मिलनी चाहिए। ठीक है। कुछ कुछ केसेस में ये एक ही दिन पे बताया जाता है कि गिल्टी है या नहीं है, और पनिशमेंट भी उसी दिन मिलती है, सेंटेंस भी उसी दिन मिलता है। ठीक है। नाउ नॉट गिल्टी दो कारणों की वजह से हो सकता है। एक मतलब कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आरोप जो है वो बिल्कुल प्रूव नहीं हुआ है, और मतलब एकदम झूठे आरोप है, या गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया है, तो इसको हम लोग कहेंगे बाइज्जत बरी। ठीक है। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि कोर्ट किसी व्यक्ति को इसके लिए छोड़ रहा है क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिल रहा है, या फिर एविडेंस बहुत ही वीक है। मतलब जज जो है वो अपने माइंड से शायद कन्विंस हुआ है कि इसी आदमी ने वो क्राइम किया है, लेकिन पूरी तरीके से वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट डाउट वो प्रूव नहीं हो रहा है।
मतलब इसको हम लोग कहेंगे एक्विटल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। जज ये नहीं बोल रहा है कि बेटा तेरे को तू पूरी तरीके से निर्दोष है, लेकिन जज ये बोल रहा है कि इसके खिलाफ काफी इनफ सपोर्टिव स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस ना होने की वजह से हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का कानून या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अ सिंगल इनोसेंट पर्सन शुड नॉट गो टू अ जेल इवन इफ 100 क्रिमिनल्स में गो स्कॉट फ्री। मतलब हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो अक्यूज होता है, आरोपी होता है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है। अगर किसी के ऊपर अगर क्राइम को प्रूव करना है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इतने एविडेंसेस होने चाहिए कि भाई यही अपराधी है और इसी ने किया है। अगर उसमें पुलिस से या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कहीं पे चूक होती है तो फिर उसको एक्विटल मिल सकता है। ठीक है। एंड कन्विक्शन जो है वो तो चलो आसान है समझने के लिए। कन्विक्शन मतलब दोषी। अब बहुत सारी केसेस में पनिशमेंट जो रहती है वो अप टू ऐसा वर्ड्स में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग है तो उसके लिए पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स। लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइविंग एंड कॉजिंग द डेथ ऑफ समबडी, ओके, डेथ बाय नेग्लिजेंस, तो पनिशमेंट अप टू 10 इयर्स। अब इसमें जज ये देखेगा कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग भी हुई है और किसी की जान भी गई है तो उस व्यक्ति को 7 साल की सजा दे या 8 साल की दे या 10 साल की दे, लेकिन 10 के ऊपर नहीं दे सकता अगर कानून में लिखा है अप टू 10 इयर्स तक की। ठीक है। सो दिस इज द एंटायर जर्नी फ्रॉम क्राइम टू कन्विक्शन। ये पूरा जो डायग्राम है उसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आपके लिए इसको मैं थोड़ा सा जूम किए दे रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देखना। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड कीप सपोर्टिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।